के बीच शुरुआत करेंगे उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई खबरों के साथ, जहां दुर्घटना में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर आज भी मौजूद रहे और राहत कार्य का खुद जायजा लेते रहे। ट्रैक से मलबे को हटा दिया गया और उस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही आज से शुरू हो गई है। ट्रेन दुर्घटना पर ताजा अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सत्यजीत सेनापति। तो सत्यजीत, अब काफी वक्त बीत चुका है, ट्रैक क्लियर हो गए हैं, दोनों तरफ से आवाजाही भी शुरू हो गई, लेकिन रेल मंत्री वहां पर मौजूद है, सीबीआई जांच की बात हो रही है। क्या ताजा अपडेट है वहां से? देखिए, पहली बात है कि सबसे अच्छी बात की जो रूट पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं विजुअल भी दिखाऊंगा। देखिए, ये रूट पे अभी ट्रेन आना जाना शुरू हो गया है। मतलब जो अप एंड डाउन ये दोनों जो लाइन था, वहाँ पर वो पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा रहा है और आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब एक्सीडेंट के बाद से ट्रेन रुका हुआ था, ट्रेन नहीं जा पाता, पूरा ट्रैक जो उखड़ गया था। लेकिन दो दिन के अंदर ही पूरा काम रेलवे के एक बड़े टीम ने पूरा काम किया है और उसके साथ देखेंगे तो अभी ट्रेन जाना आना शुरू हो रहा है। हम घटनास्थल की जो कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर अभी भी रेस्ट्रिक्शन का काम चल रहा है। हालांकि अभी जो ट्रैक बनाया गया है वो टेम्पररी की तरफ से टेम्पररी ट्रैक बनाया गया है, जहाँ पर ट्रेन आना जाना कर रहा है, लेकिन परमानेंटली इसको जांच हो रहा है और उसके साथ पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कैसे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग भी जुटे हुए हैं और काम भी हो रहा है। और इसके साथ जो रेलवे के इंक्वायरी है, जो सेफ्टी कमिश्नर है वो खुद आए थे यहाँ पर। आने के बाद वो घटनास्थल को देखे, समझे, बात किए सबके साथ और क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये सबको जांच किया जा रहा है। और जो सूचना भी है, सीबीआई की टीम भी हो सके तो आज शाम के भीतर भी यहाँ आ सकता है सीबीआई की स्पेशल टीम, जो वो भी आके इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि कल रेल मंत्री ने सीबीआई को ये केस हस्तांतर किया है, इसलिए सीबीआई की टीम भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी इंक्वायरी करेंगे कैसे ये घटना घटी। क्योंकि देखिए, जो हम ट्रैक आपको दिखा रहे हैं ये है वही ट्रैक जिस ट्रैक पे ये घटना घटी। सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक लूप लाइन पे मालवाही गाड़ी खड़ा था तो करमंडल को सीधे जो लाइन था उसी में जाना था, लेकिन वो रिजर्व लाइन को कैसे क्रॉस किया और उसके साथ अगर ट्रैक बदला नहीं गया था तो कैसे ग्रीन सिग्नल मिला, ये सबसे बड़ी सवाल अब सबके लिए खड़ा हुआ है और इसको लेकर ही वो इंक्वायरी किया जा रहा है। एक्चुअली ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कारण है और ये एक कौन सी मैनमेड है और फिर ये कौन सी मशीनरी फेल है, ये सब अब प्रश्न खड़ा हुआ है, जिसको लेकर ये तदंत हो रहा है। और आप विजुअल भी देख रहे हैं कैसे अब इंक्वायरी हो रहा है। और जो रेल के बड़े अधिकारी हैं वो है सेफ्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले जो रेलवे मिनिस्टर भी यहाँ पर थे, लेकिन अभी वो भुवनेश्वर के रेल सदन में हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई टीम आएगा और क्या इंक्वायरी करेगा, इसके ऊपर भी ध्यान है, देखना चाहिए कैसे क्या क्या इंक्वायरी किया जाएगा। जी चलिए, तो काफी कुछ हो रहा है वहां पर। अब सीबीआई जांच होगी हादसे की। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ट्रिपल एक्सीडेंट हुआ कैसे, सिग्नल फेलियर भी है तो कैसे हुआ, और बैक टू बैक 3 एक्सीडेंट 3 ट्रेनों के साथ क्या गलती हो गई और इतने लोगों की जान गई। खुद रेलवे मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे हैं, अभी भी हालात का जायजा ले रहे हैं और साथ ही अब जांच इसकी सीबीआई के हाथों में है। चलिए, अब ग्राहकों के काम की एक बड़ी खबर, खासतौर पे बैंकिंग ग्राहकों को बैंक के मामले में शिकायत निपटाने में ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से बनी कमेटी ने यह सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में और क्या कहा गया है, किस तरह के अधिकार होंगे, कैसे कस्टमर्स को फायदा होगा, ये सब बताएंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जो हमारे साथ है। तो लक्ष्मण, किस तरह के रिकमेंडेशन है, कैसे लागू होंगे, ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जो आरबीआई की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी जो सिफारिश दी है ग्राहकों के अधिकार को मजबूत करने के लिए, उसमें 2 तरह की सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश जो बड़े पैमाने पर या फिर बड़ी बड़ी बातें कही गई, मिसाल के तौर पर कहा गया है कि ग्राहकों को शिकायत निपटाने का अधिकार मिले, यानी कंज्यूमर को उनके ग्रीवांस रिड्रेसल का राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल मिले। ये अपने आप एक नई बात कही, यानी हर हाल में कंज्यूमर की शिकायतों को आपको निपटाना होगा, उसमें कोई आनाकानी नहीं चलेगी। दूसरी बात कि ग्राहकों के लिए एक नया
चार्टर बने। कस्टमर का कैसे ख्याल रखना है, उनके हितों का कैसे ध्यान रखना है, उसका एक नया चार्टर बनाया जाए जिसको लागू भी किया जाए जमीन पर। तीसरी बात, नो योर कस्टमर जो केवाईसी होते हैं, हर बैंक अकाउंट में जाएंगे तो हर अलग से केवाईसी ना हो, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो, और उस सेंट्रलाइज डेटाबेस से जहां भी आप बैंक में कोई भी कामकाज करें वहां से आपको डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर लिया जाए, आपको बार बार केवाईसी के लिए ना कहा जाए। आरबीआई ओम्बड्समैन को मजबूत किया जाए। इसके अलावा इस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये कि जो हम आप दो चार हो रहे थे जिन जिन समस्याओं से, उन समस्याओं के बारे में भी काफी गहनता सिफारिश की। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि ग्राहकों को जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जाए। होम लोन किसी ने चुका दिया है तो चुकाने के बाद उसको बैंक की ठोकरें ना खानी पड़े कि उसके डॉक्यूमेंट कब मिलेंगे। एक तय समय सीमा रख दी जाए कि इस समय सीमा के भीतर आपको हर हाल में प्रॉपर्टी के दस्तावेज बैंक को वापस करने होंगे। अगर बैंक दस्तावेज खो देता है तो उसके लिए भी गारंटी बैंक की होगी, बैंक की जिम्मेदारी होगी ग्राहकों को डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के दे। डिपॉजिट अकाउंट खोलने के वक्त नॉमिनी की जरूरत हो, जरूरी नॉमिनी है, लेकिन नॉमिनी के लिए, नॉमिनी जब आए क्लेम करने के लिए तो बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच जाना जरूरी ना हो, ऑनलाइन ही क्लेम कर सके नॉमिनी, इसकी व्यवस्था करिए। अलग अलग सर्विस के एवज में बैंक अलग अलग जो चार्जेस लेते हैं वो भी कमेटी को लगता है काफी ज्यादा है, उसको भी रेशनलाइज करने की बात कही गई। यानी मुझे लगता है कि मोटी बात से लेकर छोटी बात जो हर कस्टमर को बैंकों में दिक्कतें होती है उसको निपटाने के लिए कमेटी ने सिफारिश की है। अब आरबीआई ने सिफारिश को पब्लिक डोमेन में डाला है लोगों की राय जानने के लिए। उनकी राय आने के बाद फिर आरबीआई अंतिम फैसला लेगा। जी, तो ये सिफारिशें वाकई ग्राहक को बहुत मजबूत करेगी, उनका जीवन आसान बनाएंगी और बैंकिंग सर्विसेज को ग्राहकों के लिए आसान और बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाएंगी। अभी सिफारिशें हैं, लागू कब से होती हैं ये देखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट आए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। हालांकि साक्षी ने कहा है कि न्याय मिलने तक उनका यह सत्याग्रह चलता रहेगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल ललवानी। तो निखिल, यहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और आज ये खबर आ रही है कि ये वापस काम पर लौट रहे हैं। क्या कोई बात बनी, क्या कोई फॉर्मूला निकला, किस तरीके से ये पहलवान माने हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम साक्षी मलिक के घर के बाहर मौजूद हैं। बहुत सारी खबरें आज सुबह से ही आ रही हैं, जिसके बाद एक क्लैरिफिकेशन अगर कहें तो आया है सारे ही रेसलर्स द्वारा। उन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से ये बताया है कि जितनी भी खबरें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो सारी फर्जी हैं। ये सभी लोग एकजुट हैं और इसी के साथ आंदोलन इनका अभी तक जारी है जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। और जब तक न्याय की बात आती है, यानी कि इमीडिएट अरेस्टिंग, तत्काल प्रभाव से ये लोग गिरफ्तारी चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो पहले WFI के प्रेसिडेंट रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इन्हीं सबके बीच एक और खबर निकल के आ रही है कि जितने भी रेसलर्स हैं, एक छोटा सा दल इनका गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचा था। हालांकि ये मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन कोई कॉन्क्रीट इसका कंक्लूजन, कुछ समाधान अभी तक बाहर निकल करके नहीं आया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इनको बखूबी सुना, सारी चिंताएं, जितनी भी परेशानियां रेसलर्स फेस कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हो या जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया गया हो, सारे ही आरोपों, जितने भी आरोप लगाए गए रेसलर्स द्वारा, वो सब गृह मंत्री ने सुने, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसका निकल करके नहीं आया है। इन्हीं सबके बीच एक और कंफर्म खबर ये निकल करके आई है कि साक्षी मलिक और कुछ अन्य रेसलर्स भी ऐसे हैं जिनकी रेलवे में नौकरी थी, उन्होंने दोबारा अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इसके बाद आंदोलन का क्या रूप होगा, प्रोटेस्ट का क्या रूप होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जी शुक्रिया निखिल। तो रेसलर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका आंदोलन चलता रहेगा। किस तरह की बात हुई गृह मंत्री के साथ, क्या कोई रास्ता निकला बीच का, आगे इस आंदोलन को कैसे चलाएंगे, अभी इन सब चीज़ों पे क्लियरिटी आना बाकी। उस बीच कई और खबरें भी चल रही थी, लेकिन जैसा निखिल कह रहे थे कि खुद पहलवानों ने कहा कि बाकी खबरें, अफवाहों का वो खंडन करते हैं, लेकिन हाँ वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और सत्याग्रह उनका जारी रहेगा। ये अभी तक का अपडेट है। चलिए आगे बढ़े, बात कर लेते हैं बाजार की। आज बाजार ने शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली में अपनी तेजी को गंवा दिया, मगर बाजार बढ़त के साथ ही बंद हुआ। आज सेंसेक्स 240 अंक चढ़ा और 62,787 पर गया। वहीं निफ्टी 60 अंक चढ़कर 18,594 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में देखी। रियल्टी, फार्मा, मेटल इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए।
और अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मॉर्गन स्टैनली के एमडी रिदम देसाई ने किसी बिजनेस चैनल को सबसे बड़ा और सबसे पहले इंटरव्यू दिया है। रिदम भारत की इकोनॉमी को लेकर सुपर बुलिश है। उनका मानना है कि बैंक, एनबीएफसी और ऑटो में आगे बड़ी तेजी आ सकती है। अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेजी लग रही है, क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। तो ये जो नॉन स्टेपल कंजम्पशन जिसको हम डिस्क्रेशनरी कंजम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। वो $600 का जो आंकड़ा है आज का, वो जाके अगले 10 साल में करीबन $3,500 हो जाएगा। तो आप 6 गुना वहाँ पे ग्रोथ लगाओगे, तो आप देख लो कितना होता है प्रति साल। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, हर एक कंपनी को जो कंजम्पशन सेक्टर में उसको ये महसूस होगी। 10 साल में और कितना बदलेगा भारत और ब्रांड इंडिया का दुनिया में कैसे बजेगा डंका। बदलते भारत की कहानी सुनेंगे रिदम देसाई की जुबानी डिटेल में आज शाम 7:57 पर। तो ग्लोबल इकोनॉमी बेदम, भारत दिखा रहा है दम। रिदम देसाई के साथ अनुज सिंघल की पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं आज रात 7:57 पर। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद देश में इस वक्त एडमिशन का टाइम चल रहा है। ऐसे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं इस लिस्ट में क्या है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यहां पर टॉप इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी मद्रास, बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, यानी टॉप 5 इंस्टीट्यूट में आईआईटीज का कब्जा रहा है। टॉप यूनिवर्सिटी देख लीजिए 2023 की, आईआईएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जेएनयू न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और बीएचयू वाराणसी। इसी तरह अगर हम बात करें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की, फिर सारे आईआईटीज हैं, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर और रुड़की प्रथम 5 में। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में आईआईएम्स का दबदबा है। आईआईएम अहमदाबाद, फिर आईआईएम बेंगलोर, फिर आईआईएम कोझिकोड और आईआईएम कलकत्ता। लेकिन 5वें नंबर पे जी हां आईआईटी दिल्ली है, जो कि शानदार मैनेजमेंट का कोर्स भी ऑफर करती है। टॉप कॉलेजेस में दिल्ली के कॉलेज ज्यादा नजर आ रहे हैं। टॉप 2 पे मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, पीएसजीआर कृष्णमल्ला कोयम्बटूर और सेंट जेवियर्स कोलकाता। ये भारत के टॉप 5 कॉलेज हैं 2023 में। टॉप मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में एम्स दिल्ली सबसे ऊपर है, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, निम्स बेंगलोर और जेपीआईजीएमईआर पुडुचेरी। ये भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज है। और फार्मेसी में अगर आपको देखने हैं तो एनआईपीआरएच हैदराबाद, जामिया हमदर्द नई दिल्ली, बिट्स पिलानी, जेएसएस ऊटी और आईसीटी मुंबई, ये भारत के टॉप फार्मेसी कॉलेज हैं 2023 के लिए। एप्पल का इवेंट WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस आज रात से शुरू होगा। इस खास इवेंट में नए रेंज के प्रोडक्ट पर से पर्दा हट सकता है। नए सॉफ्टवेयर, नए मैक्स और भी कई छोटे बड़े बदलाव कंपनी कर सकती है। इस इवेंट से क्या उम्मीदें कर सकते हैं बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी घरत, जो खुद इस इवेंट को अटेंड करने अमेरिका पहुंची है। एप्पल का मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट ऑलमोस्ट एक डेकेड में इस मंडे को एक्सपेक्टेड है, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी को एक ऑल न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये एक बड़ा लॉन्च होगा सिंस प्रोबेबली एन एप्पल वॉच। इसी के साथ साथ नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और नए मैक्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। चलिए अभी रियलिटी प्रो के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट एप्पल का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एट अ रूमर्ड प्राइस
प्राइस टैग ऑफ $3,000 शायद आप इस इवेंट के दौरान इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नए मैक्स भी एक्सपेक्टेड है। सबसे एक्साइटिंग इन लॉन्चेस में से, मैक के लॉन्चेस में से होगा 15 इंच का मैकबुक एयर। इसी के साथ साथ बिकॉज ये एक डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है तो ऑफकोर्स नया iOS, WatchOS, iPadOS, tvOS, ये सारी चीजें भी आप इस इवेंट के दौरान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट, जहां मेटावर्स इनफैक्ट सारी की सारी जो हेडलाइंस है उससे हट चुका था। शायद ये नया एप्पल का प्रोडक्ट इसे वापस मेन स्ट्रीम बना सके, लेकिन आई होप कि इस बार इसका जो यूजेज है दैट विल गो बियॉन्ड जस्ट प्लेइंग गेम्स। प्रोबेबली एप्पल के सारे इकोसिस्टम के साथ एक सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर एंड मोर इन्वर्सिव फेस टाइम कॉल्स के लिए, इसके लिए शायद इसका यूज हो सके। तो शायद ये सारी चीजें हम इस नए प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ एप्पल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स इनफैक्ट एक की नोट के दौरान एप्पल के कैंपस कुपर्टिनो में हो रहे हैं और यहां से मैं सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रही हूं। लिस्ट है जो शिवानी ने हमें बताई और क्या क्या कुछ होने वाला है इस वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एप्पल की। काफ़ी सारे नए लॉन्च है, सबकी डिटेल हम आपको देंगे। शिवानी वहाँ मौजूद ही हैं तो ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छुट्टी। आइए इस मौके पर हम सब लोग साथ आएं और पृथ्वी को सुरक्षित और पहले जैसा बनाने का संकल्प लें। टाटा पावर के साथ मिलकर न्यूज़ 18 नेटवर्क सस्टेनेबल इज अटेनेबल मुहिम चला रहा है। इसके तहत लोगों से सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाने की अपील की गई है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की चुनौती के खिलाफ एक होने की भी अपील की जा रही है। आज हम आपके सामने ग्रीन पावर की ताकत को दिखाने के लिए एक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है द पावर को ग्रीन सिग्नल। ये फिल्म लोगों को ग्रीन ऑप्शंस को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे गांव में बिजली कब आएगी? अंधेरे में कुछ मिलता ही नहीं है। माँ, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? वही होगी। आने पोमो चार पे करने कोसला स्पूंस दे ते छोना दो तो जाऊं। बैकपैक में भर के ख्वाबों का दम, बढ़ते कदम को दे के रिदम, थकते फिसलते संभलते बढ़ते चले हम ठंडी हवा से लड़ते। दिल में अगर विश्वास है और आंखों में आस है तो कैसे ना पूरे हो ये मेरे सपने जो खास है। जुले यार, आज फिर से लाइट नहीं है। ऐसे में हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी यार? ट्रेनिंग तो जरूर होगी। एकेडमी का लाइट तो सोलर पावर से ऑन हो गया, अब अपनी पावर ऑन करे। है तेरे साथ सूरज की चमक, तुझे कोई रोक ना पाएगा। मेरे बढ़ते कदम से ही तो कल नया सवेरा आएगा। Come on guys! रोक दे एक हाथ से जो सर्द हवा का शोर है, जाग उठे अंधेरा भी ये तेरा ही तो जोर है। होगी रोशन हर राह, तू चल दे पावर को ग्रीन सिग्नल। जुड़िए न्यूज़ 18 नेटवर्क और टाटा पावर के सस्टेनेबल इज अटेनेबल मिशन से और आइए दीजिए पावर को ग्रीन सिग्नल। सस्टेनेबल इज अटेनेबल टाटा पावर के साथ न्यूज़ 18 का ये इनिशिएटिव है। और प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कैसे घोल रहा है आपकी सांसों में जहर, और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैसे मिल रहा है कैंसर का डोज। आज जो कंज्यूमर अड्डा में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हम ये करें प्लास्टिक का कहर, लाइफ में जहर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ क्योंकि